कल हमने कहाँ तक पढ़ा था, टाइप्स ऑफ वेक्टर तक पहुंच गए थे। और वेक्टर में जो था हमने किसके बारे में पढ़ लिया था, यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। हम बात करते हैं इसमें इक्वल वेक्टर के बारे में कि इक्वल वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो दो वेक्टर बराबर कब होगा। कोई वेक्टर बराबर होने के लिए क्या चाहिए, वेक्टर के पास दो चीज होता है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। जब तक उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर नहीं होगा, हम किसी वेक्टर को बराबर नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसी वेक्टर का बराबर होगा तभी हम वो कर सकते हैं, कोई वेक्टर ए है और इसका जो है मान दिया हुआ 3 मीटर, और कोई दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, उसका मान भी दिया हुआ 3 मीटर और दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। ओके, ये वो हमारा इक्वल वेक्टर के बारे में। अब देखो, अब नेक्स्ट चीज हमारा क्या है, जब इक्वल वेक्टर हो गया तो हमारा नेक्स्ट कौन सा होगा, अनइक्वल वेक्टर। तो बाकी जितना वेक्टर बच गया वो सब का सब क्या है, अनइक्वल वेक्टर ही होगा। क्योंकि अनइक्वल वेक्टर में अगर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन कुछ भी चेंज होगा, वो जो है अनइक्वल वेक्टर हो जाएगा। तो इसमें सिंपल सा भाषा समझेंगे, ऑन वेक्टर एक्सेप्ट इक्वल वेक्टर और अनइक्वल वेक्टर। ऑन वेक्टर एक्सेप्ट इक्वल वेक्टर और अनइक्वल वेक्टर। सारा वेक्टर में सारा वेक्टर मतलब इक्वल वेक्टर को छोड़ करके जितना भी बच गया वो सबका सब कौन सा हो गया, अनइक्वल वेक्टर हो गया। नॉर्मल डिफिनीशन, अब हमारे पास कौन सा तीन हो गया ना, चार, 4 नंबर, हम लोग तीन पहुंच गए थे। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर क्या होता है, जिस वेक्टर के पास भी पोलैरिटी होता है वो उसको पोलर वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर हैविंग पोलैरिटी इज कॉल्ड पोलर वेक्टर। ओके, अब आता है अगर कोई वेक्टर सेम प्लेन में हो। ओके, तब उसको क्या बोलेंगे, अगर कोई वेक्टर सेम प्लेन में हो तो उसको क्या बोलेंगे, को प्लेनर वेक्टर। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक लिखे, को प्लेनर वेक्टर। वेक्टर
lie in same plane is called coplanar vector। और कोई भी वेक्टर सेम प्लेन में होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। ओके, अब आता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं, दो वेक्टर किसी भी पॉइंट का पोजीशन बताता है उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। जैसे कि ये हुआ एक्स एक्सिस और ये हुआ वाई एक्सिस, और यहाँ पे हमारा ओरिजिन है और यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट है। तो अगर हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक ये कौन सा हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और ये किसके रिस्पेक्ट में है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है। ओके, तो पोजीशन वेक्टर क्या है कि वेक्टर रिप्रेजेंट position of a vector, position of a particle is called position vector। अगर कोई वेक्टर होता है किसी चीज का पोजीशन बता रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है ए, ये इसको आर ए ओ, तो आर ए ओ को क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे जो हमारा आर ए ओ है इसको क्या पढ़ेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए रिस्पेक्ट टू ओ। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए रिस्पेक्ट टू ओ को क्या बोलेंगे। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे कोई पॉइंट बी होगा, ओके, तो इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ओ। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ओके, तो अब हमारे पास कौन सा हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। तो पोजीशन वेक्टर के बाद कौन सा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हमारे पास अब जैसे ही पोजीशन वेक्टर हुआ, तो जिस तरह से हमारा पोजीशन वेक्टर है उस तरह से हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या समझना है, तो देखो अगर हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए रिस्पेक्ट टू ओ, और यहाँ पे दिया हुआ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ओ, तो उसी प्रकार से अगर हम ऐसे आते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या कौन सा होगा, आर बी ए, आर बी ए। तो आर बी ए क्या हो गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब दो पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए, डिस्प्लेसमेंट
वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए को क्या बोलते हैं? अब उसी प्रकार से अगर हमारा आर बी ए है तो हमने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। और उसी तरह से अगर यहाँ पे अगर आर ए बी लिखा होता तो आर ए बी को क्या पढ़ते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो इसको देख के हमको पढ़ना आना चाहिए। तो जैसे कि हम अगर आर बी ए को लिखते हैं, आर बी ए को, तो आर बी ए को क्या लिखेंगे? पोजिशन वेक्टर ऑफ बी विथ ओ माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। समझा? क्योंकि ए जब हम रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो ये कंसेप्ट यहाँ पे आएगा। उसी प्रकार से हम आर ए बी पढ़ेंगे तो आर ए बी को क्या बोलेंगे? पोजिशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ओके। उसी प्रकार से अगर हमारे पास कोई डिस्प्लेसमेंट की जगह पे वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी ऑफ वेक्टर ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यहाँ पे क्या नहीं है? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। उसी प्रकार से अगर लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ओके, तो यहाँ पे कोई दिक्कत? ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ये सब के बारे में नॉर्मल बेसिक बात है। फिर एक आता है कंकरेंट वेक्टर। ओके, तो कंकरेंट वेक्टर किसको बोलते हैं? व्हाट इज कंकरेंट वेक्टर? तो कंकरेंट वेक्टर वो होता है जब दोनों का बाकी सबका पोजीशन होता है एक ही जगह से राइज होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? कंकरेंट वेक्टर। जैसे कि ये हुआ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। तो जितना भी वेक्टर आपका है सब क्या हो रहा है? एक कॉमन ओरिजिन से राइज हो रहा है। ओके, तो टू वेक्टर इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग नहीं कर सकते हैं, एराइजिंग कर सकते हैं। क्योंकि ये जो टेन होता है वो क्या बोलता है, कहाँ से एराइज हो रहा है वो बताता है, और जो हेड हो रहा है वो डायरेक्शन बताता है। टेन क्या बताता है? कहाँ से एराइज हो रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इंटरसेक्ट तब करता जब दो वेक्टर इस तरह से क्रॉस करता, उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। लेकिन यहाँ पे क्या इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, ये कॉमन ऑरिजिन से जो है फोर्स जो है वो एराइज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे कि वेक्टर arising from a common point यहाँ पे एक चीज छूट गया, टू और मोर देन टू। तो दो वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर जो एक कॉमन ऑरिजिन से जो टेराइज और उसको बोलते हैं कंकरेंट वेक्टर। कंकरेंट वेक्टर के बाद क्या है हमारा? कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर क्या होता है कि अगर कोई वेक्टर सेम लाइन में हो, वो हमारे पास क्या था, एक प्लेन में था और ये हुआ सेम लाइन में हुआ, कि इफ एनी टू वेक्टर lie in same plane is called कोलिनियर वेक्टर। तो अल्टीमेट जो हुआ इसका जो हुआ, ये हमारा डिफिनीशन हुआ। जितना भी एवरेज मैंने पढ़ा है वो सबका सब एक तरह का डिफिनीशन है। और वो हमको अदर, जैसे कि कोई भी चीज पढ़ते हैं सेम लाइन में, सेम प्लेन में, सेम लाइन में हुआ ना, देखो देखो, सेम प्लेन और सेम लाइन में क्या डिफरेंस है देखो।
ये हुआ हमारा एक्स एक्सिस और ये हुआ वाई एक्सिस, ठीक है। तो अगर कोई भी वेक्टर इधर हो, ये हुआ वेक्टर ए और ये हुआ वेक्टर बी, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को की कौन सा प्लेन में है, सेम प्लेन में है। ओके, तो एक्स वाई प्लेन में है कि नहीं है वो, ये एक्स वाई प्लेन। तो ये सिर्फ एक प्लेन के बारे में बात कर रहा है, और हम सिर्फ एक लाइन की बात करते हैं। तो वो अगर वो एक एक्सिस में है तो सिर्फ एक एक्सिस में है, तो सिर्फ वो एक ही डायरेक्शन में है। तब ये इसका जो है एक लाइन जो है एक ही है, तो इसको बोलेंगे कोलिनियर। मतलब वो सेम लाइन में हो तो कोलिनियर और सेम प्लेन में हो तो कोप्लेनर। कोई दिक्कत? ये हो गया हमारा सेम प्लेन और सेम लाइन, दोनों दो अलग अलग चीज है। पूछो क्या पूछना है। पूछो क्या पूछना है, कुछ पूछना है क्या सर? प्लेन में होता है या लाइन में होता है, वो रिप्रेजेंट करता है, वो ये को एक क्वेश्चन के अनुसार रहेगा। अगर दो वेक्टर होता है, सेम प्लेन में भी हो सकता है, सेम लाइन में भी हो सकता है। अगर हम कहते हैं कि वेक्टर ए जो है 3 मीटर ड्यू ईस्ट है। ओके, अगर लिखते हैं 3 मीटर ड्यू ईस्ट, और वेक्टर बी के बारे में लिखते हैं 5 मीटर ड्यू ईस्ट, तो ये दो वेक्टर क्या हुआ, सेम लाइन में हुआ। तो वेक्टर ए भी तो ट्रैक ईस्ट की तरफ है, वेक्टर बी भी तो ट्रैक ईस्ट की तरफ है। तो ये दोनों वेक्टर क्या है, बोथ आर कोलिनियर वेक्टर। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं आपके साथ, कि वेक्टर ए जो है आपका 3 मीटर ड्यू ईस्ट, और वेक्टर बी के बारे में लिखते हैं 3 मीटर ड्यू 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ओके, तो ये दोनों वेक्टर जो हुआ वो क्या हुआ आपका, एक ही प्लेन में, एक पाई में। तो एक ईस्ट की तरफ और एक नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, तो दोनों का जो पोजीशन होगा वो कौन सा होगा, ये दोनों को प्लेनर हो गया। तो ऐसा नहीं कर सकते कि तो मैक्सिमम वेक्टर किस में होता है, क्वेश्चन दिया हो रहेगा तो कोलिनियर भी हो सकता है, कोप्लेनर भी हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा जो डिफिनीशन है वो खत्म हो गया। ओके, तो डिफिनीशन में और भी होगा बहुत सारा, और डिफिनीशन में कोई अंत, उसका कोई अंत नहीं है। और भी वेक्टर देखिएगा, और वेक्टर मिलेगा बुक में। तो हमको उतना जानने की जरूरत नहीं है, हमारा काम से चल जाएगा। ओके, अगर आएगा तो उसको ऐड कर लेंगे। अच्छा, एक एक जीरो वेक्टर बच गया है। तो जीरो वेक्टर को बोलते हैं, इसको बोलते हैं नल वेक्टर, मतलब कि ये वेक्टर है ना, ये होता नहीं है। ओके, तो इसका जो क्या कोई वैल्यू नहीं होता, किसी का कोई डायरेक्शन नहीं होता। ओके, इट हैज नो वैल्यू एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। और कुछ बच गया क्या? और जनरली तो हम लोग नहीं पढ़ते हैं। इक्वल वेक्टर हो गया, अनइक्वल वेक्टर हो गया, पैरेलल वेक्टर, और एक, हाँ, एक पैरेलल वेक्टर बच गया, और एक एंटी पैरेलल। देखो, एक होता है पैरेलल वेक्टर, और एक बच गया अनपैरेलल वेक्टर। देखो, जो पैरेलल वेक्टर होता है वो क्या होता है, दोनों जो होता है सेम पैरेलली होगा एक दूसरे का। और एक होता है एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर कौन सा हुआ, ये हुआ हमारा। ओके, ये वो एक हमारा पैरेलल वेक्टर हुआ, एक हमारा एंटी पैरेलल वेक्टर हुआ। तो इसमें बस हमको एक ही चीज दिखना है,
कि दोनों का डायरेक्शन कितना होना चाहिए। ओके, इसका मैग्नीट्यूड बराबर हो भी सकता है, मैग्नीट्यूड बराबर नहीं भी हो सकता, ये सिर्फ डायरेक्शन के बेसिस पे है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, टू वेक्टर हैविंग 0 डिग्री, अगर दो वेक्टर के बीच में 0 डिग्री होता है तो उसको पैरेलल वेक्टर बोलते हैं, और दोनों हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होगा। और इसमें क्या होगा, टू वेक्टर हैविंग 180 डिग्री बिटवीन देम। ओके, और कुछ बच गया? और नहीं है, दिमाग से स्केप भी कर सकता है। और कोई है क्या? पैरेलल हो गया, एंटी पैरेलल हो गया, इक्वल अनइक्वल, और तो कुछ खास हमको ध्यान में नहीं आ रहा है। अच्छा, यूनिट वेक्टर तुम बताइए थे ना, वेक्टर शिफ्ट नहीं, यूनिट वेक्टर का बारे में कुछ सारा बता दिए थे, कल हमने यूनिट वेक्टर के बारे में सब कुछ बता दिया था। हाँ, यूनिट वेक्टर से क्वेश्चन भले पूछता है, वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। देखो, हमारे पास क्वेश्चन है रहेगा कि वेक्टर ए का मान है 3i प्लस 4 दे, और वेक्टर बी का मान है 7i प्लस 7 दे। ठीक है, अगर हमसे कहेगा कि एगो वेक्टर सी है, वेक्टर सी have the vector C have magnitude of vector B, वेक्टर सी के पास वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, एंड आर पैरेलल टू वेक्टर ए, तो फाइंड वैल्यू ऑफ वेक्टर सी। ऐसा क्वेश्चन कई बताया है कि हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है, और कह रहा है कि वेक्टर सी है जिसका मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के बराबर है। ओके, और इसमें क्या कह रहा है कि पैरेलल है वेक्टर ए का। तो अगर हम कहते हैं कि कोई भी वेक्टर जो है किसी दूसरे वेक्टर का पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या है, कन्वर्टेट ना, कि अगर दो वेक्टर पैरेलल होता है, उसका सेम डायरेक्शन होता है, तो उसका क्या बराबर होता है, कन्वर्टेट है। इफ टू वेक्टर lie in same direction, तो उसका क्या बराबर होता है, और कोई दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है तो उसका क्या बराबर होता है, then their unit vector is equal। उसका यूनिट वेक्टर बराबर होता है हमारा। कहीं ना बताते हैं कि इसके तो गया दिमाग से, अगर कोई दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है तो यूनिट वेक्टर बराबर होता है। तो हमने क्या बोला कि सी वेक्टर जो होता है कि किसके पैरेलल है, वेक्टर ए का। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर सी का यूनिट वेक्टर जो होगा वो किसके बराबर होगा, वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर के बराबर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेक्टर सी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, और वेक्टर ए डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब देखो वेक्टर ए का मान कितना दिया हुआ है, वेक्टर ए का मान हमने कितना लिखा था, 3i या 4 दे, तो वेक्टर ए का मान लिखते हैं 3i प्लस 4 दे, और जो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा,
वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट, तो हमारा वैल्यू कितना आ गया 5। अब हमको क्या चाहिए, वेक्टर सी का वैल्यू चाहिए। तो वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, वेक्टर बी के बराबर है। वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा वेक्टर बी के बराबर है। और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर बी का मान कितना दिया हुआ हमारा 7i प्लस 7 दे, 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 7√2। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 7√2। तो वेक्टर सी का जो मान होगा वो कितना होगा हमारा, वेक्टर सी का मान कितना हो गया 7√2/5, 7i प्लस 7 दे। समझ में आया कि नहीं आया। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये चीज समझ में आ गया होगा तो हम दूसरा क्वेश्चन दें, बन जाएगा। देखो वेक्टर ए जोटा है लाई इन डायरेक्शन ऑफ बी। वेक्टर ए जोटा है वेक्टर बी के डायरेक्शन में है, ठीक है। तो और वेक्टर बी का मान दिया हुआ आपके पास है, कितना लिखे इसको 6i प्लस 8 दे। वेक्टर ए जो टैप बी के डायरेक्शन में है, वेक्टर बी का मान है 6i प्लस 8 दे, एंड हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर सी के बराबर है। और आपको दिया हुआ होगा कि वेक्टर सी का मान कितना है आपका 11i प्लस 11 दे। तो फाइंड वैल्यू ऑफ वेक्टर सी, सॉरी फाइंड वैल्यू ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए का जो मान होगा वो कितना आएगा हमारा, वेक्टर ए का मान कितना आएगा। तो हमारे यहाँ पे क्या कि वेक्टर ए जो है वेक्टर बी के डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है सॉरी वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर वेक्टर बी के यूनिट वेक्टर के बराबर होगा। ओके, तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए और यूनिट वेक्टर ऑफ बी हमारा बराबर हो गया। और कोई भी वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है तो उसका यूनिट वेक्टर बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो वेक्टर ए का मान कितना है हमारा, वो हमको चाहिए। और इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, इसका मैग्नीट्यूड है वेक्टर सी के बराबर है। वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड कितना होगा 11√2। इसका जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे यहाँ से वो कितना आएगा हमारा 11 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। अभी तो सिखा रहे हैं इसलिए इतना करते हैं, वरना हम उतना करने की हमको जरूरत नहीं पड़ता। उसी प्रकार से अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का मान कितना आएगा हमारा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का रूट। एक करेंगे कितना होगा 6 जगह 30 64, 36 प्लस 64 100, और 100 का रूट कितना होता है 10 होता है। यहाँ पे कितना पुट करेंगे 6i प्लस 8j डिवाइड बाई 10।
तो वेक्टर ए का मान कितना है हमारा 11√2/10 6i प्लस 8 दे। यहाँ पे कोई दिक्कत? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं? ओके, आज के लिए वेक्टर में पे यही तक रहने देते हैं, ठीक है। कल से स्टार्ट करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है? 10 बजे स्टार्ट करते हैं 12।